जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि एक और नया शिक्षक संगठन खड़ा करना पड़ा, जबकि पहले से कई सारे कार्य सरकारें आती और जाती रहती है, कर्मचारी स्थायी रहता है और कर्मचारी किसी सरकार का नहीं होता है। कई सारी किताबें सर लिख चुके हैं और इनसे भी ज़्यादा किताबें, लेकिन आज जब हम इनके घर पे आए तो यही अभी फ़िलहाल उपलब्ध है यहाँ पर। और इस नई गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि ओपीएस बहाल रहेगी या फिर से इस ओपीएस पर एनपीएस का खतरा मंडरा रहा है? सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम जिस शख्सियत के घर पर पहुँचे हैं सूफी की कलम से का कैमरा लेकर के, वह शख्सियत है कोटा शहर की जानी मानी शख्सियत श्री श्याम सुंदर जी शर्मा। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सूफी भाई। और आपका जो है ब्लॉग हम लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। आप विविध जो वेन्यू वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है एक शिक्षक इस काम को कर रहा है, वरना शिक्षक जो है इस क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं। वे अलग अलग क्षेत्रों में भले ही सक्रिय रहे हैं, पर इस तरीके से आप चाहे राजनीतिक हस्तियां हों, चाहे कोचिंग क्षेत्र से जुड़े लोग हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, धार्मिक कार्यकर्ता हों, तो आप सभी लोगों को, सभी पक्षों को जो जोड़कर अपने इस मंच के माध्यम से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर के बारे में बता दें, वैसे तो आप परिचित ही होंगे। श्याम सुंदर जी शर्मा जो है वो शिक्षक संघर्ष समिति से जुड़े रहे हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। राजस्थान शिक्षक महासंघ के ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। कोटा शहर में ये रहते हैं, खैराबाद ब्लॉक में इनकी पोस्टिंग है। तो सर, आज हम शिक्षक अधिवेशन के मौके पर हम मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम से मेरी भी इच्छा थी कि सर का इंटरव्यू करेंगे, लेकिन जब मैं आता हूं तो आप नहीं मिलते, जब आप रहते हैं तो मैं बाहर रहता हूं। तो ये संयोग आज बन ही गया, और वो भी ऐसे मौके पर जब जो है पूरे राजस्थान में जो है वो शिक्षकों के अधिवेशन चल रहे हैं। तो आपका भी एक शिक्षक संगठन है, तो हर संगठन अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आपका जो संगठन है शिक्षक महासंघ, वो किस तरह से एक्टिव है इन दिनों में? आज और कल जो है 19 तारीख और 20 तारीख को राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और सभी संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर, शिक्षकों की जो वाजिब मांगे हैं उनको लेकर ये सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं और उसी के मंच के रूप में हर संगठन ये काम कर रहा है। जहाँ तक राजस्थान शिक्षक महासंघ की बात है, मैंने भी आज जो है अपने साथियों के साथ मिलकर जो आने वाली हमारी मांग है, मुख्य मांग, वह है ग्रामीण भत्ता। उस ग्रामीण भत्ते को लेकर हमने जो है आज मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और आगे हम ये जो मांग है इसके लिए हम बहुत अच्छे प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने आज जो है वो ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को कि जो शिक्षकों को जो है वो ग्रामीण भत्ता मिलना चाहिए, जैसा कि शहरी क्षेत्र में जो पोस्टिंग है शिक्षकों की, उनको जो शहरी भत्ता मिलता है उसकी तर्ज पर ग्रामीणों को भी भत्ता मिले। इसकी आवश्यकता क्यों हुई सर? क्यों आखिर ये मांग उठी? ये शहरी भत्ते के संदर्भ में नहीं है, वैसे जो है राजस्थान भर के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक और कर्मचारी सभी मिलकर दो प्रकार के केडर का निर्माण करते हैं मेरी नज़र में। एक तो शहरी केडर और एक ग्रामीण क्षेत्र का केडर। जो शहरी केडर के लोग हैं, जो शहरों में नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी है, उनको सुख सुविधाएं वे पूरी लेते हैं शहर की, और इसके साथ ही साथ सरकार उन्हें जो है एचआरए के रूप में दुगना एचआरए ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों की अपेक्षा देती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को शहरी क्षेत्र के कर्मचारियों की अपेक्षा आधा एचआरए मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो नियुक्त कर्मचारी हैं और जो वहीं रहने वाले लोग हैं, उनका ऐसा क्या दोष कि वे कम भत्ते प्राप्त करें, और इसी के तहत संगठन की ये मांग रही है कि उन्हें केवल बराबरी का अवसर नहीं बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो नियुक्त कर्मचारी होते हैं वे किसी न किसी तरीके से इस लाभ की यूँ कहें कि एवज में शहर में आना चाहते हैं और नेताओं के लगातार संपर्क में रहना चाहते हैं, उन पर दबाव बनाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र का उन पर दबाव रहता है। तो हमारी ये जो मांग है वो ये है कि भाई मूल वेतन का 20% ग्रामीण भत्ता हर शिक्षक और कर्मचारी को मिलना चाहिए। उसका कारण ये है कि भाई एचआरए के रूप में बराबरी हो जाएगी एक तो, और एक अतिरिक्त उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। उस प्रोत्साहन के कारण जो है गांव से शहर आने वाले जो अनावश्यक दबाव है सरकार के ऊपर भी कम होगा
और सरकार की भी मंशा है, मंत्रियों की भी मंशा है कि शिक्षकों कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए, स्वच्छ वातावरण का लाभ लेना चाहिए। जी, बहुत अच्छी मांग है आपकी, और सही सही जायज़ मांग भी है बिल्कुल, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोगों को डबल फ़ायदे मिलते हैं। एक तो वो अपने घरों से नज़दीक होते हैं, शहरी क्षेत्र की सारी सुविधाएं उनको मिलती है, उसके अलावा उनके जो भत्ते वगैरह है वो भी ज़्यादा है। तो ठीक है, हम उनके लिए कटौती की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जो इससे वंचित है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है सर कि ग्रामीण भत्ता जो उसकी मांग आपने दी, इसके अलावा क्या दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी, या उसके दो थी या ज़्यादा थी, उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। पिछली जो सरकार थी उस सरकार के द्वारा 2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल किया गया था। तो जो एनपीएस कटौती बंद होकर जीपीएफ में कटौती चालू हो गई थी, तो हमारी मांग ये थी कि लंबा समय गुजर चुका है, तो अब जो जीपीएफ में जो फंड है वे स्थानांतरित किया जाए, एनपीएस फंड जो कटौती हुई थी उसको वापस किया जाए, जो लगभग 41,000 करोड़ रुपए है। 41,000 करोड़ रुपए वापस मांगे थे पिछली सरकार ने भी केंद्र सरकार से, पर वो स्थानांतरित नहीं हो पाए थे। तो इस सरकार से हमारी पुनः मांग है कि वे फंड में स्थानांतरित हो, ताकि जो है कर्मचारी उनमें एक निश्चिंतता का भाव हो और सरकार में एक सुदृढ़ता का भाव पैदा हो, विश्वास का भाव पैदा हो। तो ये भी हमारी दूसरी मांग थी। अच्छा, एनपीएस जो काफ़ी बड़ा ज्वलंत मुद्दा जिसे हम कह सकते हैं, और एनपीएस से एक बात याद आ रही है सर कि एनपीएस को जो है पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने ओपीएस को लागू कर दिया था। तो उस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और इस नई गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि ओपीएस बहाल रहेगी, या फिर से इस ओपीएस पर एनपीएस का खतरा मंडरा रहा है? एनपीएस से जो ओपीएस जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, वे एक यूँ कहें कि एक लंबे संघर्ष का परिणाम था। नवंबर 2017 में जो हमारा अभी वर्तमान संगठन है, राजस्थान शिक्षक महासंघ, सभी संगठन के लोगों से मिलकर बनाया गया एक संगठन था, और उसकी केवल एकमात्र मांग थी कि एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसके अपने गुण दोष है, ओपीएस के गुण हैं, और उस कारण से लोगों ने इसको अधिक प्रायोरिटी से माना। तो वे जो संघर्ष था जो पिछली सरकार में जो जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी हमारी राजस्थान की, तो हमने राजस्थान भर के जो उस समय विधायक थे बीजेपी के, उनको ज्ञापन आदि दिए थे। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को उस समय पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए कहा था। तो उस सरकार के द्वारा जो विधायकों के द्वारा प्रयास किए गए, उसकी परिणति गवर्नमेंट नहीं कर पाई, उस समय की मुख्यमंत्री नहीं कर पाई। उस समय हमने अपने संगठन की ओर से बड़ी रैलियां आयोजित की थी, संभाग स्तरीय रैली कोटा में की थी, जो सबसे बड़ी रैली थी उस समय एनपीएस के नाम पर, पहली रैली, इतनी बड़ी रैली, और सभी काफ़ी कर्मचारियों ने उसमें भाग लिया था। उसके बाद 18 सितंबर 2018 हमने जयपुर के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली की थी। वह पहली रैली थी एनपीएस विरोधी आंदोलन की, और वह सफल हुई। पर जो सरकार जो है उस समय चली गई और अशोक गहलोत जी की सरकार बनी, नई सरकार कांग्रेस की बनी, और उस कांग्रेस सरकार के समय भी हमने फरवरी 2019 को फिर बड़ी रैली जो है विद्याधर नगर स्टेडियम में की। बाद में जो है कर्मचारियों के यूँ कहें कि आंदोलन में जुटने, और फिर एक दो संगठनों ने और भी अपने इसी एकमात्र मांग के लेकर प्रयास किए। तो सभी के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल ये हुआ कि इस सरकार के समझ में आया कि वास्तव में जो है एनपीएस एक गलत कदम है पूर्ववर्ती सरकारों के माध्यम से। तो उन्होंने एक सामाजिक यूँ कहें कि सुरक्षा की भावना की दृष्टि से उस एनपीएस को हटाकर ओपीएस में परिवर्तित कर दिया। सरकार की भी मंशा थी कि उनको वो लाभ अपने चुनावों में मिले, और कर्मचारियों ने भी जो जैसा काम किया वैसा उन्होंने अपना निर्णय लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में वोटिंग की। उसका परिणाम सबके सामने है, उनका शेयर ऑफ जो वोट रहा वह सबके सामने है। उसका ये रहा कि जो सरकार चेंज हुई, परिवर्तित हुई, वर्तमान में जो नई सरकार का गठन हुआ, सरकारें आती और जाती रहती है, कर्मचारी स्थायी रहता है, और कर्मचारी किसी सरकार का नहीं होता है। पहली बात जो सभी सरकारें मानती भी है, जो सरकार आती है कर्मचारी उसी का एक यूँ कहें कि हाथ और पाँव और आँखें होती है, जो सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित करता है धरातल स्तर पर। सरकार भी ये बात मानती है और कर्मचारी भी
मानते हैं कि सरकारें उनकी रक्षा करेगी, उनकी भविष्य को सुरक्षित रखेगी। तो हमारी इस सरकार से भी अपेक्षा है कि ये इस पुरानी पेंशन को स्थायी बनाए रखेगी, और बल्कि इसमें जो कमियां हैं, जो दोष है, जो थोड़ा बहुत अधरजूल है, उसको भी समाप्त करेगी। और हमारी मांग इसीलिए है इस सरकार से है कि जो 41,000 करोड़ रुपया जो केंद्र में रुका हुआ है राजस्थान के कर्मचारियों का, वो वापस मिलना चाहिए, ताकि जो राजस्थान के कर्मचारी हैं वे अधरजूल में न रहे, उनका फंड उनके उसमें जीपीएफ में आ जावे, तो वे भी निश्चिंतता से एक अच्छे सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जिस पार्टी की अभी राजस्थान में सरकार है और उन्हीं की केंद्र में सरकार है, जो वो कुछ दिन पहले स्पष्ट भी कर चुके हैं कि पुरानी पेंशन जो है वो बहाल नहीं होगी। अगर ऊपर से निर्देश मिलते हैं कि एनपीएस ही वापस से लागू होगी, और अगर ये फैसला आ जाता है, तब आपका संगठन क्या करेगा? हम अभी पूर्वानुमान लगाने की स्थिति में नहीं है। अभी जो है सरकारों के जो अधिवेशन चालू हुआ है विधानसभा का, उसमें पूर्ववर्ती सरकार के कुछ विधायकों के द्वारा इस तरीके के जो है प्रश्न पूछे गए हैं इस सरकार से। जब इस सरकार के मंत्री स्पष्ट करेंगे विधानसभा के पटल पर कि हमारी क्या नीति है और आगे क्या इस तरीके से हम लागू कर पाएंगे, तो जब स्पष्ट होगा तब कर्मचारी भी स्पष्टतः उसके लिए काम करेगा। जिस भी दृष्टिकोण को लेकर काम करती है सरकार से हमारी स्पष्टतः मतलब यूँ कहें कि गुजारिश है कि वे इसे लागू रखे। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो हम अपनी मांगों के लिए, अपने भविष्य के लिए वापस संगठित होंगे और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। हम किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, हम केवल और केवल कर्मचारियों की मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। जो सरकार उसे पूरा करती है उसकी जय जयकार है, और जो सरकार उसमें अवरोध बनती है उसका हम विरोध करते हैं। जी, और एक और महत्वपूर्ण सवाल, कई सारे शिक्षक संगठन है राजस्थान में, तो इतने शिक्षक संगठन होने के बावजूद आपका नया जैसा कि आपने बताया कि 2017-18 के आसपास से आपका संगठन जो है वजूद में आया, तो इसकी आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि एक और नया शिक्षक संगठन खड़ा करना पड़ा, जबकि पहले से कई सारे कार्य? इसकी पृष्ठभूमि देखो, पहले से ही एक तैयार हो चुकी थी। जब हमारी भर्ती हुई 40,000 जो है शिक्षकों की भर्ती हुई थी, इससे पहले जो सरकारें थी उसमें तो 2012 में ये भर्ती हुई थी, और 2012 में जो शिक्षक भर्ती हुए उनके 2 वर्ष पूरे होने के बाद, प्रोबेशन काल पूरा होने के बाद भी उनको नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं मिला था 2014 में। तो आने वाले जो 2 वर्ष थे उस समय 2014 से और मार्च 2016 तक वे एक कठोर यूँ कहें कि वे अपने आप में ऐसे दिन थे जो विपन्नता की स्थिति की ओर थे, क्योंकि केवल 8,950 रुपये ही उन्हें मिल रहे थे, नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ नहीं मिल रहा था। तो उस दौरान भी हम अलग अलग संगठनों में थे लोग, पर उन संगठनों ने उस एकमात्र मांग को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना पाए, या जो उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिए, वो कई सारी मांगें हुआ करती थी, उसमें वो एक मांग होती थी, तो ज़्यादा ध्यान उस पर सरकारों का नहीं गया, ऐसा हमारा मानना था। और इस कारण से हमने शिक्षक संघर्ष समिति उस समय बनाई, और उस शिक्षक संघर्ष समिति के माध्यम से वेतन नियमितीकरण के लिए राजस्थान भर में आंदोलन हम लोगों के द्वारा किए गए। उस दौरान एक नेतृत्व क्षमता का परिचय हुआ, एक विकास हुआ, लोगों में सामूहिकता की भावना आई, एकजुटता की भावना आई, और वे हमने मार्च 2016 में नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ तत्कालीन सरकार से लिया। वे सुप्रीम कोर्ट में कुछ निर्णय थे वे पूरे हुए। इस तरीके से नियमित वेतन श्रृंखला का लाभ मिला, तो एकजुटता उस समय आ चुकी थी। उसके बाद 1-1.5 सालों में हमने वापस पुराने ही संगठनों में काम किया, और उसके बाद जो है एनपीएस की जो कमियां थी वे हमें समझ में आने लगी, और उसके लिए हमने फिर पुनः एक सूत्री मांग पत्र, ये राजस्थान के इतिहास में है, यूँ कहें कि ऐसा संगठन बना जो एक सूत्री मांग पत्र पर काम करने वाला था आने वाले दिनों में। और उसके लिए कोई ऐसा लग भी नहीं रहा था कभी कि पुरानी पेंशन वापस इतने सालों के बाद बहाल भी होगी। 2004 में जब वे लागू की गई तो एनपीएस जो लागू की गई, उसके बाद इतने वर्ष निकलने के बाद किसी ने ये मन में ये नहीं सोचा था कि वापस से पुरानी पेंशन बहाल राजस्थान में होगी।
देश भर में भी इसके आंदोलन चले अपने अपने हिसाब से, पर राजस्थान के उस समय जो है ऐसे अच्छे दिन थे कर्मचारियों के कि वे बहाल हो गई, तो एक सकारात्मक वातावरण बन पाया और लोगों ने उस पर विश्वास किया। जो नेतृत्व था वे एक मजबूत हुआ। तो यूँ कहें कि काफ़ी सारी मांगों से हटकर एक सूत्री मांग के लिए कोई संगठन लड़े और जी जान से लड़े, केवल एक ही जो यूँ कहें कि वजूद की लड़ाई को लड़े, तो उस कारण से हमने ये संगठन का निर्माण किया। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो संगठन काफ़ी सारे बने हुए हैं तो वो कोई काम नहीं करते, वे भी कर्मचारियों के हित में काम करते हैं और उन्हीं के यूँ कहें कि लड़ाइयों का नतीजा है कि आज राजस्थान के कर्मचारी अच्छी तनख्वाहें ले रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर का एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट और भी है, शिक्षक होने के साथ साथ इनके बारे में बताया। मेरी काफ़ी देर से जो टेबल पर किताबें पड़ी हुई हैं उन पर नज़र जा रही है, आप देख सकते हैं। कई सारी किताबें सर लिख चुके हैं और इनसे भी ज़्यादा किताबें, लेकिन आज जब हम इनके घर पे आए तो यही अभी फ़िलहाल उपलब्ध है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर सर जो है बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख चुके हैं। और ख़ास तौर से जो आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रही है ये राजस्थान जिला दर्शन है, शायद आपने सुना भी होगा, और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी हुई है आजकल, स्टूडेंट्स की खासी पसंद भी बनी हुई है ये। तो सर इस लेखन के बारे में बताइए, ये शौक़ आपको कब से लगा और आप किन प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं और आगे क्या प्रोजेक्ट है आपके? मैं कहना चाहूँगा नासिर भाई कि सरकारी सेवा में आने से पहले मैं कोचिंग क्षेत्र से जुड़ा रहा शुरुआत से ही। जब मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो उसके बाद में जो पहला काम मैंने जो स्टार्ट किया वो कोचिंग का था और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने का था। तो उस दौरान ही लेखन का एक शौक़ पैदा हुआ। यूँ कहूँ कि मैं जब एमए कर रहा था, एमए इन हिस्ट्री, तो जिस वर्ष में एमए कर रहा था, एमए फाइनल का स्टूडेंट था, उसी वर्ष मेरी ऐतिहासिक निबंध के नाम से किताब आ चुकी थी एमए के लिए ही। एमए में एक ऐतिहासिक निबंध करके एक पर्चा हुआ करता था फाइनल में, जिसमें केवल एक निबंध लिखना होता था पूरे 3 घंटे के भीतर। तो उसके लिए उस समय कोई किताब नहीं थी, कमी थी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार लिखना चाहिए। तो मध्यकालीन भारत को लेकर मैंने वो एक किताब लिखी थी और हमारे जो उस समय यूँ कहें कि जो को राइटर थे डॉक्टर याकूब अली खान साहब थे, तो उनके मार्गदर्शन में उस समय पहली किताब लिखी। फिर कोचिंग में फिर बाद में जुड़ा तो कोचिंग क्षेत्र में जो है अपने विद्यार्थियों की मांग को लेकर, और उस समय काफ़ी कम किताबें हुआ करती थी, तो उस मांग को पूरा करने के लिए ही मैंने पुस्तकों में मतलब अपना काम करना चालू किया। और काफ़ी लोकप्रिय पुस्तकें उस समय हुई। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें मैंने खूब लिखी, राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड जीके पर काफ़ी काम रहा। इसके साथ ही साथ भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास पर काफ़ी काम रहा। आपके सामने जैसे मुगलकालीन भारत एक अच्छी 2 पुस्तकें मैंने लिखी, केवल मुगलों पर ही 2 पुस्तकें इस पर लिखी। हमारे गुरुजी डॉक्टर हुकमचंद जैन साहब के मार्गदर्शन में काम किया। इसी तरीके से राजस्थान की डिक्शनरी, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति पर डिक्शनरी, ये एक अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था मेरा, और ये भी एक अच्छी पुस्तक थी, भारतीय इतिहास है ही सही। तो इस तरीके से काफ़ी पुस्तकें मतलब काम करने का अवसर मिला। जी बहुत अच्छी जानकारी, और मैं तो काफ़ी प्रभावित हुआ सर आपके इस काम से। हालांकि मैंने जिला दर्शन के बारे में तो सुन रखा था, काफ़ी अच्छी किताब है। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और न भी कर रहे हो तो भी अपने राजस्थान को जानने के लिए आपको राजस्थान जिला दर्शन जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको राजस्थान के बारे में A to Z जो मोस्ट जो बेसिक परिचय जो होता है वो सारा का सारा इसमें आपको मिलेगा। तो आप जो है वो किसी भी नज़दीकी स्टेशनरी से आप ये ख़रीद सकते हैं। और आखिरी में सर से एक अच्छा सा, क्योंकि सर जो है ना वो काफ़ी हरफन मौला है, आप इनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे तो काफ़ी मस्त इनका अंदाज़ रहता है। तो सर जिस अंदाज में आप सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं पुराने सदाबहार गानों के, तो क्यों ना हो जाए एक अच्छा सा। देखो, स्वर और आवाज़ तो नहीं है, केवल आजकल के लोग मन बहलाने के लिए ये काम करते हैं रील बनाने का। तो ठीक है, अपन भी कोई विषय ऐसा नहीं है कि बहुत विशेषज्ञता हो, पर एक मन बहलाने के लिए और समय के लिए वे काम कर लेते हैं। अब आपकी वो जो लगता है ना उसमें, वो जो रील्स बनाते हो आप, तो उसमें ऐसा लगता है कि ये जो है वो गाना आप ही गा रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है नहीं है कि वो एडेड है।
ऐसा लगता ही नहीं है। जैसे और की भी रील्स हम देखते हैं पर उसमें तो लगता है कि जैसे गाना अलग चल रहा है और इनका अलग है, लेकिन आपकी जो रील्स होती है ना उसमें ऐसा लगता है कि आप ही ने उसको कंपोज किया है। चलो दो शब्द में वैसे ही गुनगुना देता हूँ। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। उसी सफ़र को आप और हम पूरा कर रहे हैं, और इस सफ़र को जैसे जैसे हम पूरा करते चले जाएंगे, अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते चले जाएंगे, और हर व्यक्ति को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर मिलता है। वे कितना सीखता है नहीं सीखता, ये उनकी अपनी गुंजाइश होती है।